अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ करंट साइंस। तो आज हम साइंस की कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस जो है वो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं, काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने में अभी तक जो साइंस है वो नाकाम है। तो वो कौन कौन से मसाइल हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। In the last half century, there have been a rapid expansion and advancement in the field of science and technology. तो पिछली जो है निस्फ सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट आई है और जो डिस्कवरीज काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। न्यू इन्वेंशंस आर एडेड एवरी डे। हर रोज़ दिन ब दिन जो है वो काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज हो रही हैं। थिंग्स विच वर कंसिडर्ड इम्पॉसिबल नाउ बिकम वेरी कॉमन। तो पुराने दौर में, पुराने वक्त में जिन कामों को नामुमकिन समझा जाता था, तो आज वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सपोज़ मोबाइल फ़ोन ही ले लें, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम अपने घर में बैठे पूरी दुनिया में जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को नामुमकिन समझा जाता था। एक मुल्क में एक शहर से दूसरी शहर तक रब्ता करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी दिन लग जाते थे। तो अब क्या है, आप 1-2 सेकंड में जो है मोबाइल से पूरी दुनिया में राब्ते में रह सकते हैं। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इस सब के होने के बाद, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट्स देयर आर सेवरल मैटर्स वेयर साइंस इज स्टिल हेल्पलेस। तो इन सब एडवांसमेंट और अचीवमेंट्स के बाद जो है वो काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें साइंस जो है वो मददगार साबित नहीं हो सकी। ह्यूमन नॉलेज कैन नॉट बी परफेक्ट। तो इंसान का जो इल्म है, इंसान की जो सोच है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। साइंस आल्सो हैज़ सम ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन बियॉन्ड विच इट हैज़ नॉट येट बिन सक्सेसफुल। तो साइंस की अपनी कुछ लिमिटेशन हैं, तो जिनके ज़रिए जो है ये अभी तक मुकम्मल तौर पर जो है कामयाब नहीं हुई। In medical section, hormones and vaccines against various non-curable diseases have been produced through genetic engineering, but the genetic diseases are still incurable. तो अगर हम इसमें मेडिकल साइंस की बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां थी जिनको पहले समझा जाता था कि ये इनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उनकी इलाज के लिए वैक्सीन्स और हार्मोन्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाए गए। तो वैक्सीन, इसमें 3-4 टर्म्स इस्तेमाल हुई, एक वैक्सीन्स की, एक हार्मोन्स की और जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो वैक्सीन क्या चीज़ होती है? वैक्सीन जो होती है वो ना डेड और वीकेंड जो पैथोजेंस होते हैं, बीमारी काज करने वाले जर्म्स वगैरह, उनको या तो उनको डेड किया जाता है और या उनको कमज़ोर कर दिया जाता है और उसको जो है वो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन की बॉडी में एंटर करवाया जाता है। जो ह्यूमन बॉडी है फिर वो उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स देती है। तो जो एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मसला आए, कोई ऐसे जर्म्स जो हमारी बॉडी में आए, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से एक्टिव होता है, क्योंकि हमने उसको पहले वैक्सीन के ज़रिए जो है वो डेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में वो जर्म्स पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। तो उस वक्त जो हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कोई इस तरह के जरासीम वगैरह बॉडी में एंटर होते हैं, तो जो ही एंटर होते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको उसी टाइम जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को उनके ख़िलाफ़, और उनको जो है वो मार देता है जो भी जर्म्स वगैरह बॉडी में एंटर होते हैं। और दूसरी टर्म इसमें इस्तेमाल हुई है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है वो स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि
ग्लैंड्स से स्क्रीट होते हैं और ग्लैंड से स्क्रीट होकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड में शामिल होकर जहाँ उनकी ज़रूरत हो बॉडी में वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स को हार्मोन्स बोलते हैं और हार्मोन्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट इसमें टर्म यूज़ हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बैक्टीरिया वगैरह को काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब इंसान की भलाई के लिए किया जाता है। बट जेनेटिक डिजीज़ आर स्टिल इनक्योरेबल, लेकिन जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो अभी तक जो है लाइलाज हैं, उनका अभी तक जो है वो क्योर साइंस जो है वो नहीं बना सकी। और जेनेटिक डिजीज़ में मतलब कैंसर वगैरह है या और जो विरासती बीमारियां हैं वो अभी तक जो है वो उनका इलाज साइंस अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाई। द स्टडी ऑफ जीनोम इज़ नॉट कंप्लीट येट। तो जो इंसान का जो जीनोम है उसकी जो स्टडी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जीनोम किसको बोलते हैं? इंसान का जो डीएनए और आरएनए होता है, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं जीनोम। तो डीएनए की जो स्टडी है, डीएनए मैपिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि डीएनए का मैप बनाना, डीएनए के सारे डीएनए की जो सीक्वेंस क्या है, उसमें डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और इसमें थायामीन, इसकी सीक्वेंस क्या है, उस सब को डिटरमाइन करना जो है वो डीएनए मैपिंग में आता है, या उसको बोलते हैं, इधर आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है, द स्टडी ऑफ जीनोम इज़ नॉट कंप्लीट येट। जो जीनोम की स्टडी है, जो हमारे डीएनए और आरएनए की मैपिंग है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। डिजीज़ लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस could not be controlled। और जो बीमारियां जैसा कि एड्स है या हेपेटाइटिस है, एड्स जो है इट इज़ अ एब्रीवेशन, इट्स फुल फॉर्म इज़ इम्यूनो, एड्स स्टैंड फॉर acquired immunodeficiency syndrome। तो एड्स जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है acquired immunodeficiency syndrome। और हेपेटाइटिस, इनका अभी तक जो है वो इलाज सही से नहीं हो पाया, साइंस ने अभी तक इसका इलाज डिस्कवर नहीं किया। तो ये दोनों जो हैं ये वायरल डिजीज़ हैं, ये वायरस से होती हैं। ठीक है, इनका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है। कैंसर इज़ स्टिल इनक्योरेबल डिजीज़। और जो कैंसर है वो भी अभी तक उसका भी कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ। डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स थ्रू न्यूक्लियर रेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, द फूड प्रॉब्लम फॉर द मैन काइंड कुड नॉट बी सॉल्व कम्प्लीटली। तो जो हमारे पास जो फसलों की या क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं, उनको हमने बेहतर तो कर लिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या न्यूक्लियर रेस के ज़रिए, लेकिन अभी तक जो है वो बढ़ती हुई आबादी की जो खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा करने से कासिर हैं। इट नीड्स सच प्लांट वैरायटीज़ विच कैन फुलफिल द डिजीज़ ओवर ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो हमें ऐसी जो है वो फसलों की ज़रूरत है जो कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जो उस तरह की पैदावार दें और उसको जो है वो खुराक की कमी को पूरा किया जा सके। स्पेस रिसर्च हैज़ नो लिमिटेशन, लैंडिंग ऑन द मून इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप। तो जो हमारी स्पेस है उस पर जो रिसर्च चल रही है तो उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। और फर्स्ट जो स्टेप था स्पेस स्टडी का, तो वो चांद पर जो था वो कदम रखना था। और अभी तक जो स्पेस रिसर्च चल रही है वो मार्स और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना है, लेकिन वो भी अभी तक एक चैलेंज है। अभी तक जो है वो वहाँ इतनी स्टडी नहीं हुई कि वहाँ जाकर जो है कुछ किया जा सके। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी वजह से एनर्जी की डिमांड, उसी तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है।
नेचुरल रिसोर्सेज हिडन अंडर द अर्थ फॉर सेंचुरीज आर एग्जॉस्टिंग। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, हमारे जो कुदरती वसाइल हैं ज़मीन के नीचे, जिस तरह हमारा फ्यूल है, हमारा कोयला है, या जितना हम फॉसल फ्यूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो सारा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, दिन ब दिन उसकी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। द सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज हैव नॉट बीन डेवलप्ड विद द सेम पेस। तो उसके जो है उसकी मिकदार के बराबर जो है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट रिसोर्स या उसका कोई मुतबादिल हल वो अभी तक साइंस जो है वो नहीं निकाल पाई। No doubt the use of nuclear energy for the peaceful purposes is increasing। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम पीसफुल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए और काफ़ी सारे एनर्जी जो है बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या मसला है, बट इट हैज़ आल्सो इट्स ओन प्रॉब्लम। तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं और सबसे जो उसका अहम मसाइल है वो है कि डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसका उसको जो ठिकाने लगाना, ये सबसे जो है वो बड़ा मसला है। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं वो अगर आप किसी जगह पे फेंक देते हैं वैसे ही, तो न्यूक्लियर वेस्ट से रेडिएशन जो है वो खारिज होती रहती हैं, और रेडिएशन जो है वो म्यूटेशन का बायस बनती है। म्यूटेशन किसको बोलते हैं, डीएनए में चेंज आ जाना, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ जाती है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ये म्यूटेशन की वजह बनती हैं, और फिर म्यूटेशन से जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है, विरासती बीमारियां लग जाती हैं, और वो उनका जो है वो कोई प्रॉपर अभी तक हल नहीं है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं इसको जो है अभी तक ठिकाने लगाने का कोई जो है वो अभी तक हल नहीं है साइंस की तरफ से। डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेचुरल डिज़ास्टर आर नॉट कंट्रोल्ड। तो इस सारी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद अभी तक जो हमारी कुदरती आफात हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रक्शन बाय अर्थक्वेक्स आर स्टिल सेम। ज़लज़ले की वजह से जो तबाहियाँ होती हैं वो अभी तक वैसी ही हैं। साइंटिस्ट कुड नॉट सक्सीड टू बी अवेयर ऑफ देम बिफोर द टाइम। तो साइंटिस्ट जो है अभी तक इस काबिल नहीं हो सके कि उनको ज़लज़ले के आने से पहले जो है पता चल जाए कि इस टाइम जो है वो ज़लज़ला आना है, या इसकी जो शिद्दत है ये इस शिद्दत तक आएगा और इससे ये नुकसान होंगे। तो इस बारे में साइंटिस्ट जो है वो अभी तक इसका अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं। नॉर दे हैव सक्सीडेड टू ओवरकम देम। और ना ही वो इसका हल निकालने के काबिल हैं। सिमिलरली द मैन इज़ हेल्पलेस अगेंस्ट अदर डिज़ास्टर्स। दूसरी जो कुदरती आफात है, जिस तरह सैलाब का आ जाना या तूफ़ान का आ जाना, जो बड़े बड़े तूफ़ान होते हैं उनका, या जंगल वगैरह में आग लग जाती है, तो उसका ये सारे क्या हैं, इन डिज़ास्टर जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, या इनके आगे भी जो है इंसान जो है फ़िलहाल हेल्पलेस है। रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ साइंस इज़ कंटिन्यूइंग। तो साइंस के फील्ड में जो रिसर्च है वो फ़िलहाल जारी है। न्यू डिस्कवरीज आर एडेड and and field of the knowledge is broadening day by day। तो साइंस में जो है वो नई डिस्कवरीज जो है वो ऐड की जा रही हैं, और जो नॉलेज का जो दायरा है, नॉलेज का जो फील्ड है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर if the current pace of the research continues, tomorrow will be the surely better than today। तो इसी तरह अगर ये रिसर्च जारी रही तो जो हमारा कल है वो आज से इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये एंड हो गया है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है जाबिर बिन हयान वाज एन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा केमिस्ट्री के जो जाबिर बिन हयान थे वो केमिस्ट्री में माहिर थे। द स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड जोलॉजी। जानवरों की स्टडी को क्या बोलते हैं, जोलॉजी। और नेक्स्ट हमारे पास है अबू अली सीना इज़ कॉल्ड डैश ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इसमें आएगा एरिस्टोटल, कि अबू अली सीना को मुसलमान दुनिया में अरस्तु कहा जाता है। अबू अली सीना इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल
इसके स्पेलिंग होंगे ARISTOTLE, एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और फोर्थ हमारे पास है डैश डिवाइडेड द केमिकल कंपाउंड इनटू 4 कैटेगरीज, तो इसमें आएगा मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर्राज़ी। फोर्थ जो हमारे पास है इसमें आएगा मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर्राज़ी डिवाइडेड केमिकल कंपाउंड्स इनटू 4 कैटेगरीज नेमली मिनरल्स, बोटेनिकल्स, एनिमल्स एंड डिराइव्ड कंपाउंड। और फिफ्थ हमारे पास है मुस्लिम साइंटिस्ट डैश इज़ कंसिडर्ड द पायनियर इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो जाबिर बिन हयान ने किया है, तो इसमें आएगा मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान इज़ कंसिडर्ड एज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। फिफ्थ में आएगा जाबिर बिन हयान। और नेक्स्ट हमारे पास सिक्स है किताबुल मनाजिर इज़ द फर्स्ट बुक ऑन स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट, इसमें आएगा स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइफ। जो किताबुल मनाजिर बुक है वो जो लाइट की खसूसियात है उसकी उस पर जो फर्स्ट बुक थी वो लिखी गई थी। किताबुल मनाजिर इज़ द फर्स्ट बुक ऑन स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है टिक और क्रॉस। अबू अली सीना वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन, तो अबू अली सीना को जो है वो मेडिसिन का बानी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये टिक लगाएंगे आप। और नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट टू डिस्कस इन डिटेल द काजेज ऑफ सिम्टम्स, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स एंड मीजल मम्प्स, तो जाबिर बिन हयान ने तो केमिस्ट्री पे काम किया था, तो यहाँ बीमारियाँ उन्होंने लिखी हुई, तो ये जो है ये आप क्रॉस करेंगे। जाबिर बिन हयान वाज एक्सपर्ट इन फिज़िक्स, तो जाबिर बिन हयान वाज एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री नॉट इन फिज़िक्स, तो ये भी क्रॉस करेंगे आप। किताबुल मनाजिर द पब्लिकेशन ऑफ अल बैरूनी, तो ये भी आप क्रॉस करेंगे, अल बैरूनी की ये पब्लिकेशन नहीं है किताबुल मनाजिर। द नॉलेज अबाउट एनिमल इज़ कॉल्ड बॉटनी, तो इसको भी क्रॉस करेंगे क्योंकि एनिमल के नॉलेज को हम जोलॉजी बोलते हैं, बॉटनी जो है प्लांट्स के रिलेटेड होती है, तो एनिमल की का जो नॉलेज होता है वो जोलॉजी कहलाता है, तो ये भी आप क्रॉस करेंगे। इन द लाइफ ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स मैनी फैक्ट्स आर कॉमन, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे जो हैं वो फैक्टर्स कॉमन है, तो ये है दुरुस्त, इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। इब्नुल हैथम इज़ रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ साइंस, तो इब्नुल हैथम ने सबसे ज़्यादा स्टडी जो है वो लाइट से की थी, तो इसका ऑप्शन सी टिक करेंगे आप, लाइट वाला। और सेकंड हमारे पास द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय अल बैरूनी, तो अल बैरूनी की जो सबसे फेमस बुक है वो है तहरीरुल अमाकिन, तो ये डी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे इसमें। और थर्ड हमारे पास है द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मेडिसिन हीट मैकेनिक्स हीट लाइट एंड साउंड इज़, तो इसमें आप फिज़िक्स को टिक करेंगे डी वाले को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।